हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेज। आपको पता है हमने जो सेकंड चैप्टर है क्लास 12th का सॉल्यूशन वो शुरू कर रखा है। पिछले लेक्चर में हमने हेनरीज लॉ और रोल्स लॉ के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम मेनली क्या देखने वाले हैं, हम जो है सॉल्यूशन है जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार रोल्स लॉ और हेनरीज लॉ थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। तो हेनरीज लॉ में आपका था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। सही है, अगर A कंपोनेंट है तो A का, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हमने क्या लगाया था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH x से। ये था हेनरीज लॉ, ये था गैस के लिए। ठीक है, अब आपका लिक्विड के लिए हमने आपको दूसरा लॉ बताया था, रोल्स लॉ। वो भी सेम ऐसे ही था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसमें इसको हटा के P0 A लगाया था। तो ये जो था ये लिक्विड्स के लिए था, ये था जो गैसेज के लिए था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब क्या है, अब हमने आपको पिछले जो लेक्चर में वेपर प्रेशर की थोड़ी सी नॉलेज दी थी कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, आपका वेपर्स का प्रेशर होता है कब, जब किसी लिक्विड के वेपर्स है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होते हैं, उस लिक्विड के साथ में जितना प्रेशर वो वेपर्स उस लिक्विड पे लगाते हैं वो उसका वेपर प्रेशर होता है। सही है, तो अब उसी को यूज करना है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन ये देखना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये है। यानी कि जो ये आपका सॉलिड है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। सही है, और ये लिक्विड है, ये आपका सॉल्वेंट हो गया। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। अब हमने कंसीडर कर लिया हमारे पास दो कंपोनेंट, एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट हैं। एक क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है A और B। A है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और जो दूसरा है B है वो है आपका सॉल्वेंट। और जो ये सॉल्वेंट है ये कैसा है, वोलेटाइल। तो आप यहाँ लिख लीजिए वोलेटाइल सॉल्वेंट या दो कंपोनेंट है, एक नॉन वोलेटाइल है, एक आप क्या बोल सकते हैं वोलेटाइल है। तो अब आपने इसमें क्या है, रोल्स लॉ को आपने अप्लाई करना है और इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन निकालना है। तो देखिए, अगर A के लिए अगर हम रोल्स लॉ को देखते हैं तो P A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x A, तो P A इसको हटा के लगाएंगे P0 A x A। सिमिलरली B के लिए लगाइए P B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x B, तो P B इज इक्वल टू P0 B x B। अब हमने आपको ये भी बताया था कि टोटल सॉल्यूशन होगा जो उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो PA प्लस PB होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं PS या P टोटल, आपकी इच्छा है जो आप लिखना चाहें। अब हमें पता है कि जो A कंपोनेंट है, यानी कि जो A कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो भैया आप क्या करेंगे, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका जो प्रेशर है वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं PA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। PA की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि जो A है आपका वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। इतनी बात सही है। अब इसके बाद देखिए, आप PA की वैल्यू जब आप ये 0 रखोगे यहाँ पे, तो PS की वैल्यू आ जाएगी PB, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपने इसमें क्या करना है, आप इसमें एक छोटा सा काम करेंगे। तो PS जो है वो PB के इक्वल ये आपका आ गया है। तो ये है जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और एक है वोलेटाइल सॉल्वेंट उस केस में। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी जो हमने आपको बताई है। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद क्या है कि आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या,
कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है कब, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं किसी सोलवेंट में या लिक्विड सॉल्यूशन में। तो उस केस में क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसको कर रहा हूँ मैं इरेज। तो क्वेश्चन सुनिए आप एक बार दोबारा से। जो आपका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है उसको ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में। तो उस केस में आपका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं, आइए। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, वाई वेपर प्रेशर of a liquid solution या solvent decreases when a non-volatile solute is added to that solute। वो सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसका रीज़न देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो वेपराइजेशन होता है जिसमें वेपर बनते हैं वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है वो देखते हैं हम। तो ये आपकी कुछ पहले की ऐसी पिक्चर है, ये सरफेस है, यहाँ पे ये लिक्विड जो है इसका वो है। ठीक है, अब देखिए आप, तो पहले क्या है, यहाँ पे ये जो इसकी सरफेस है इस पे कुछ पार्टिकल्स हैं, ये कुछ पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल है, ये पहले की पिक्चर है वेपराइजेशन से पहले की। अब होता क्या है कि वेपराइजेशन के बाद में क्या हो जाता है, जब हम इसको हीट वगैरह कुछ करते हैं तो यहाँ पे जो ये सरफेस है इस पे पहले तो लिक्विड के पार्टिकल थे, लेकिन जब आप इसको वेपर मतलब इसको गर्म किया जाता है तो वेपर्स बनना शुरू होते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी जो कुछ ना कुछ पार्टिकल यहाँ आ जाते हैं। ये आपके जैसे ये हो गए, ये ब्लैक जो हैं, ये ब्लैक जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो उसके पार्टिकल्स हैं। सही है, तो अब इस केस में आप देखिए जो आपके जो ये लिक्विड के पार्टिकल हैं सरफेस पे वो क्या हो गए, कम हो गए। यहाँ देखिए आप, इसमें और इसमें कंपैरिजन कीजिए आप। यहाँ पे आपके लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे मतलब इसके कंपैरिजन में, और इसमें क्या हो गया, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे कम हो गए। सही है इतनी बात। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो कम होने की वजह से क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आपने लिखना है कि वेपराइजेशन है जो वो एक सरफेस फिनोमिना है, और जो आपके सोल्यूट जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं किस पे, लिक्विड की सरफेस पे वो कम हो गए हैं। कब, जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड किया। ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या हुआ कि जो पार्टिकल कम हो गए, तो पार्टिकल कम होने की वजह से क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो आप ये भी लास्ट में ये भी बोल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा कब, लिक्विड सॉल्यूशन में, जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करें। यानी कि आप बोल सकते हैं जो प्योर सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा होगा, किससे, जब आप सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देंगे। तो ये रीज़न होता है इसका। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमने देखना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो कुछ बच्चों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ रखा होगा, तो वो देखना है अब।
तो अब हमने देखना है जो आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है वो आपके दो सॉल्यूशन है, उनका एक दो जो आपके कंपोनेंट उनका सॉल्यूशन होगा, लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो ये एक कंपोजिशन है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। तो ये देखना अब आपने। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन आपका क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका जो कि गिवन कंडीशन पे टेम्परेचर प्रेशर की आपकी कोई भी कंडीशन गिवन हो, उस पे रोल्स लॉ को जो फॉलो करते हैं वो आपके आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशंस विच फॉलो रोल्स लॉ एट द ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस टाइप के जितने भी सॉल्यूशन है वो आपके आइडियल सॉल्यूशन की जो कैटेगरी है उसमें आते हैं। सही है। तो अब इसके लिए देखो ये हो गया फर्स्ट इसकी डेफिनेशन। सेकंड है जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो इस केस में होती 0, और डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी इस केस में क्या होती 0। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब 0, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो रिएक्शन है या जो सॉल्यूशन है उसमें कोई हीट ना तो उसमें इवॉल्व हुई है ना उसमें कोई हीट एब्जॉर्ब हुई है। नो हीट इवॉल्व एंड एब्जॉर्ब। सही है। और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होने का मतलब क्या है कि जो आपके जब दो कंपोनेंट लिए हैं आप, अब हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपने दो कंपोनेंट लिए होंगे ए और बी, तो जो आपकी वॉल्यूम है सॉल्यूशन की जो आपने कंपोनेंट मिक्स कर दिए, ठीक है, वो जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग A and B is equal to the sum of individual volume of A and B। तो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट की वॉल्यूम है ए और बी की, जब आप उनका दोनों का सम करेंगे तो वो वॉल्यूम आपकी किसके बराबर आएगी, वो वॉल्यूम आपकी उसके बराबर आएगी जो आपने सॉल्यूशन बनाया है ए और बी कंपोनेंट को मिलाने से। ये होगी सेकंड बात इसकी। थर्ड बात जो मेन बात है, जो आपकी इंटरेक्शन बनी है, जो आपने सॉल्यूशन बनाया ए और बी का, उसमें जो इंटरेक्शन बनी है सॉल्यूशन ए और बी में जो इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शन हैं जो ए और बी में, वो किसके इक्वल होगी, प्योर ए और प्योर बी की जो इंटरेक्शन है उसके बराबर होगी। यानी कि जो प्योर ए या प्योर बी में जो इंटरेक्शन है वो ही इंटरेक्शन आपकी सॉल्यूशन में होगी जो आपने दो कंपोनेंटों को मिक्स करने के बाद बनाया है। ये हो गया। अब इसका ग्राफ अगर बात करें तो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ लेते हैं मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन यानी x से 1 x भी 0, x से 0 x भी 1। सही है इतनी बात। इसके बाद यहाँ लिखते हैं वेपर प्रेशर। तो इसका देखो कुछ ऐसे बनता है, ये बन गया।
ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है वैसे, चलो कोई नहीं। ये पॉइंट होता है पी नोट ए, ये पॉइंट है पी नोट बी। तो आप इस ग्राफ को देखिए एक बार गौर से। रोल्स लॉ भी आपका यही कहता है कि मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर क्या है, बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होगा वैसे वैसे प्रेशर भी आपका कम होता जाएगा। जैसे कि मान लो इस पॉइंट पे मैं कहूँ भाई, इस पे जो ए है उसका कुछ प्रेशर ये है, मोल फ्रैक्शन उसका इतना है। अब मोल फ्रैक्शन यहाँ देखें अगर, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसका ए और ए का देखें तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो प्रेशर भी इसका ज़्यादा है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दिया है। ये इसका ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये आपका पी एस होगा, पी ए प्लस पी बी। ये है आपका पी ए, जो ये वाली लाइन है ये होगी पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। ये होगा आपका पी बी पी नोट बी एक्स बी, सही है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। और इसमें आप अगर जो है आइडियल सॉल्यूशन है उसका अगर एग्जांपल लेना चाहें तो आइडियल सॉल्यूशन का जो बेस्ट एग्जांपल है क्या, बेंजीन और टोल्यूइन हो गया आपका। एग्जांपल क्या है, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेना चाहें इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड। और इस अगर आप ये लेना चाहें ये और बेस्ट है, ये आप याद रखना है। ये दो एग्जांपल है जो बेंजीन और टोल्यूइन, और थर्ड जो है क्या है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। तो अब आप आइडियल सॉल्यूशन बताइए, आपकी समझ में आया या नहीं आया, एक बार रिवाइज कर देते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की जितनी भी कंडीशन आपको गिवन है उन सब पे, तो वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट ये हो गया इसका जो पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होने का मतलब क्या है कि कोई हीट उसमें ना तो इवोल्व हुई है और ना ही कोई हीट उसमें एब्जॉर्ब हुई है, ना निकली है उसमें से कोई हीट, ना हमने उसको कोई भी हीट प्रोवाइड करी है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, जो थर्ड जो पॉइंट है इसका जो मेन पॉइंट है कि प्योर इंट्रैक्शन जो ए और बी के बीच में है वो इंट्रैक्शन आपकी बराबर होगी किसके, जब आपने सॉल्यूशन बना दिया ए और बी को मिक्स करने पर उस इंट्रैक्शन के बराबर होगी आपकी जो इंट्रैक्शन है। उसके बाद आप देखिए जो आपका एग्जाम्पल की बात करें तो बेंजीन टोल्यूइन हो गया, इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, सही है। 3 एग्जाम्पल हो गए। ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से बनेगा, सही है। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद अब हमने डिस्कस करना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब हमने आइडियल सॉल्यूशन की बात जो है वो कर ली है, अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप हेडिंग डाल लीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अगर इसकी बात करें तो इस कैटेगरी में 2 सॉल्यूशन आते हैं। फर्स्ट जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन आता है जिसमें कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सही है। इसमें जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, तो इसमें 2 टाइप के सॉल्यूशन को हमने डिस्कस करना है। इसमें देखो जैसे एग्जांपल की बात करें तो आपका एग्जांपल हो गया इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर, ये हो गया सेकंड एग्जांपल। तो ये इसमें ये एग्जांपल हो गए 2, ठीक है। इसमें बेंजीन और एसीटोन भी आप ले सकते हैं, बेंजीन प्लस एसीटोन, ये इसके एग्जांपल है पॉजिटिव वाले के। नेगेटिव वाले की अगर बात करें तो क्या है, क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3,
इसमें जो आप लिख सकते हैं C2H5 COC2H5, ये तो हम डिटेल में बात करेंगे इसकी अभी कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल और कौन कौन से वो हो सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में कौन कौन से आप लिख सकते हैं, कौन कौन से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जो आपका जितना भी पोर्शन होगा वो सारा पोर्शन इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के बेस पे भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनकी बात करते हैं पहले हम। तो देखो जो अब हमने ग्राफ डिस्कस किया था अभी अभी वो कुछ इस टाइप से था। यहाँ पे था मोल फ्रैक्शन यानी कि XA XB 0 XA 1, XA था वो 0 XB 1, ऐसे ये मोल फ्रैक्शन था। यहाँ पे था आपका वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से बनाया था हमने। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ऊपर की साइड ऐसे, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ये ग्राफ है जो, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा ढंग से बना लिए, ये PS हो जाएगा PA प्लस PB। अब देखो जो ये है ये हमने लिखा था, ये थी A के लिए ऐसे, ये तो ये PB के लिए है, तो PB P नोट B XB। ये था आपका ये वाली लाइन PA P नोट A XA, सही है। तो ये आपका जो पॉजिटिव डेविएशन जो ग्राफ है उसके लिए है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले ही जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है, ये नॉन आइडियल है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि विच डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ। रोल्स लॉ एट गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन है। तो इसके बाद देखो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उन वे डिस्कस करने हैं अब हमने, तो इसको आप लिख लीजिए एक बार, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को डिस्कस करते हैं। तो ये लिख लिया होगा। यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर है ये। तो देखो फर्स्ट पॉइंट वही कि इंट्रैक्शन का आप ले सकते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो इंट्रैक्शन की बात करें तो इंट्रैक्शन इसमें जो प्योर AA में जो इंट्रैक्शन होती है या BB में वो ज़्यादा होती है, ठीक है। किससे? A और B को जो मिक्स किया उससे जो इंट्रैक्शन उसमें जो बनी है, इंट्रैक्शन बिटवीन AB। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट डेल्टा H मिक्सिंग, वो भी आपकी होती ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। इसमें आप ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग वो भी ग्रेटर देन 0। इसके बाद देखो जो
पी ए वो भी आपका ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स से, पी बी वो भी आपका ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी। सही है। आइडियल के केस में ये क्या था, ये इक्वल का साइन होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, ग्रेटर का साइन होता है पी ए। थर्ड आप इसमें अगर लेना चाहें तो थर्ड पॉइंट आप क्या ले सकते हैं, थर्ड पॉइंट और तो बस है नहीं, बस ये 2 पॉइंट मेन है, तो आप इनको ही लिख लीजिए। तो ये आपके वो सॉल्यूशन है जो नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आप ले सकते हैं इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल, इसके बाद एसीटोन, प्लस बेंजीन। ये इसमें आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इथेनॉल प्लस एसीटोन ले सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉरी। इसके बाद क्या है, वो सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं जो क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ क्या होता है एक्चुअल में। तो इसमें आपका होता ये है, जो ये ग्राफ है, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, ये है तो इसमें भी ऐसे और इसमें भी ऐसे जाएगा ये, ठीक है। इसमें ग्रेटर था, इसमें ये उल्टा साइन लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें ये हो गया क्लोरोफॉर्म प्लस क्या है, एसीटोन। फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये हो गया। सेकंड क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस C2H5O, ये हो गया। तीसरा क्या है, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म में इसमें जो अगला एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड, ये ले सकते हैं, HNO3, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं वो वाले होते हैं। तो ये आपके नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन की जो बात है वो हो गई है। इसके बाद तो नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन की जो डिस्कशन है वो हमने कर ली है। तो अब हम देखने वाले हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर देखते हैं। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में आपके 2 कंपोनेंट होंगे, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। पहली बात तो ये 2 बाइनरी की बात करें तो 2 कंपोनेंट होंगे, ए और बी, दोनों लिक्विड होंगे। दूसरी बात क्या है कि इसमें देखो जो पॉइंट्स बना देते हैं 2-3। तो जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो सबसे पहले तो आप लिखेंगे एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन है तो 2 कंपोनेंट होंगे, लिक्विड ए और लिक्विड बी, ठीक है। दोनों क्या है, लिक्विड हैं तो वोलेटाइल ही होंगे। दूसरा क्या है कि बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि कंपोजिशन है वो फिक्स रहेगी, फिक्स कंपोजिशन, ये इसका थर्ड पॉइंट है। और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
उससे जो इसके कंपोनेंट हैं वो अलग नहीं किए जा सकते। वो किससे अलग होंगे? एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, इससे अलग होंगे। इससे जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये आपके जो होते हैं ये होते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप? बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट लिक्विड ए एंड लिक्विड बी बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर हैविंग फिक्स कंपोजिशन। ठीक है, और द कंपोनेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बट कैन बी सेपरेटेड बाई एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, उसको लिख लीजिए। These type of mixtures are the binary solutions having boils at constant temperature having fixed composition. The component of these types of mixtures cannot be separated by fractional distillation but can be separated by azeotropic distillation। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक रफ आइडिया मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपने मान लो ये ले लिया C2H5OH और वाटर ले लिया। ये आपने दोनों ये भर दिए। तो इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको यूज करके इसमें जो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। वो कितना होता है? वो शायद 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना, मतलब उससे कम होना चाहिए, तब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को जो है यूज कर लेते हैं। तो इसमें मान जैसे वाटर का सबको पता है 373 केल्विन, इसका होता है 353 केल्विन, और ये वो सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हम इसको हीट करते हैं तो देखो इसका कम है, तो इसमें जो है वो पहले क्या है C2H5OH आना शुरू हो जाता है, तो इसमें वो पहले इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद क्या है, जो अगला कंपोनेंट है वो क्या है, वो वाटर के जो वेपर्स जो भी इसमें इकट्ठा होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, और इन दोनों को फिर बाद में सेपरेट कर लिया जाता है। तो ऐसा कुछ इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो इस जो ये है, इससे आप इसको जो इसके कंपोनेंट है उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर आपके इसमें दो कैटेगरी बनती है, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर में क्या है कि वो है जो वो रोल्स लॉ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो कर देते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं वो कम डेविएशन शो करते हैं, यानी कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन आपके जो शो करते हैं वो है आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो अब उसकी बात कर लेते हैं एक बार। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक शुरू करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप्स, उसमें आपकी दो कैटेगरीज बनती है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सेकंड जो कैटेगरी है वो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जो रोल्स लॉ से विच, या आप लिख सकते हैं इसमें द सॉल्यूशन विच शो द सॉल्यूशंस विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये आपके कौन से सॉल्यूशन बनाते हैं? इस टाइप के जो सॉल्यूशन है वो आपके बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। यानी मिनिमम का मतलब पॉजिटिव का उल्टा बोल सकते हैं आप। याद करने का तरीका क्या, मिनिमम मतलब कम होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या, बहुत मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। तो पॉजिटिव आप इससे ये ले सकते हैं कि मिनिमम का किससे रिलेशन है, पॉजिटिव से। मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा आना चाहिए, तो इसमें कम आएगा। तो कम मतलब वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे।
वो आपकी क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट वाले में जो है आप एग्जाम्पल यही ले सकते हैं, इथेनॉल प्लस वाटर। जो इथेनॉल प्लस वाटर, ये आपका इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। इथेनॉल प्लस वाटर है जो, वो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या बनाता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है, जिसकी जो कंपोजिशन है वो 95% के आसपास होती है। ये जो मिक्सचर है ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अप्रोक्सीमेटली 95% इथेनॉल। ठीक है, तो ये जो आपका मिक्सचर बनता है ये बनता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बाई वॉल्यूम। और जो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, इसमें आप नाइट्रिक एसिड 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% इसमें होता है वाटर। ये जो सॉल्यूशन बनता है ये आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बन जाता है, और जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 353 के आसपास बाई मास, और इसका 353.2 केल्विन शायद इसके आसपास इसका जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे ये बॉइल करता है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स थे। इसके बाद क्या डिस्कस करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या उसकी एप्लीकेशन पार्ट से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। उसको आप एक बार अच्छे से देखिए। तो कोलिगेटिव शुरू करने से पहले एक बार तो अब हम शुरू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं अब हम क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, जो नेचर पे डिपेंड ना करे, नंबर या अमाउंट पे डिपेंड करे सॉल्यूट की पे, वो आपकी होती कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ particles of solute or amount of solute but does not depend on the nature of solute। जो नेचर पे डिपेंड ना करे, किस पे डिपेंड करे, अमाउंट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी 4 होती है मेन। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 4 होती है। पहली जो आप बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही है। सेकंड क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट होती है ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो ये सारी आपकी क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये सारी क्या है आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं, इनमें से बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें क्या होता है, जब आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है मान लिया, और एक उसमें जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो उस केस में क्या है, जो आपका लास्ट में सॉल्यूशन बना या उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है वो आपका ज़्यादा होता है, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर देते हैं, उससे आपका जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है। तो इसमें आपने वही डेरिवेशन, उस टाइप का ही कुछ डेरिवेशन करना है जिसमें रोल्स लॉ को आपने अप्लाई करना है। तो इसमें भी आपने बाइनरी सॉल्यूशन लेना है, ए कंपोनेंट है एक बी कंपोनेंट है। तो अगर मान लो ए तो है आपका वोलेटाइल और बी क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ए लेना है आपने वोलेटाइल और बी लेना है नॉन वोलेटाइल। अब रोल्स लॉ की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए इसका एक डेरिवेशन निकालना है। तो देखो पी ए इज पी नोट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। तो पी एस क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, बट जो पी बी है वो आपका जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, जो बी है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो पी एस की वैल्यू आपकी हो जाएगी पी ए, और यहाँ से आप लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। ठीक है, इतना काम कर दिया आपने। अब जो है आप पी नोट ए को इधर ले आइए, तो पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स ए। अब दोनों साइड क्या है, वन में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वन माइनस पी एस पी नोट ए एक्स बी। तो ये पी नोट ए ऊपर गया, तो पी एस अपॉन पी नोट ए, और ये हो गया एक्स बी। ठीक है, इतना काम कर दिया। तो ये यहाँ से वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये वन माइनस एक्स बी क्या होगा, दो कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम वन होगा। तो एक्स बी वन माइनस एक्स बी क्या होगा, एक्स ए होगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी एक्स ए। तो पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स ए। ये जो होता है ये होता है डाइल्यूट के लिए, या अभी इसको आप रहने दीजिए, इसको बताते हैं आगे। तो ये जो आपका जो रिलेशन आया है इसी को क्या बोला जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें आपकी देखो दो चीज़ें हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और जो ये टोटल जो रिलेशन आया ये वाला, इस कंप्लीट रिलेशन को बोला जाता है रिलेटिव
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर इसको आपने डिफाइन करना तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट। तो वो होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर डेफिनेशन आपको याद नहीं आ रही तो आप ये डेरिवेशन ऐसे लिख के थोड़ा सा दिखा दीजिए, समझ जाएगा चेक करने वाला कि हाँ भाई इसको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें जो आपकी इक्वेशन काम की है वो ये है, इसको मैं इधर रखता हूँ और इसको मैं इरेज करता हूँ। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है किससे? जब आपका सॉल्यूशन बन जाता है, यानी कि जब आप उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। ठीक है, ए और बी दो कंपोनेंट मान लिए, ए है वोलेटाइल, बी है आपका नॉन वोलेटाइल। तो ये रोल्स लॉ की एप्लीकेशन यूज़ करके हमने ये निकाल लिया। अब पी बी जीरो होगा क्योंकि बी है आपका नॉन वोलेटाइल। तो इससे आपकी वैल्यू ये आ गई, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। पी नोट ए को इधर ले आया मैं, वन में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मेरे को पता है कि मोल फ्रैक्शन कितने भी कंपोनेंट हो सबका सम क्या होता है? एक। तो यहाँ से एक्स बी, वन माइनस एक्स बी की वैल्यू आ गई एक्स ए। और इसमें जो ये पी नोट ए माइनस पी एस होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और जो ये टोटल रिलेशन होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब आपका कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है प्योर सॉल्वेंट में, उस केस में जो आपके मतलब वो किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के इक्वल, उसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बाद क्या है? इसके बाद है इसका एप्लीकेशन पार्ट जिससे क्वेश्चन आता है। इसके आप ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे अब आपको, जो मैं अब जो बात बताने जा रहा हूँ उस पर। तो इस पे आप ये लिख लीजिए डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सही है, ये होता है। अब देखो जो इक्वेशन है आपकी वो है ये पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो अब जो एक्स बी है मोल फ्रैक्शन हमने आपको बता रखा है कि जिसका निकालना है वो ऊपर उसके नंबर ऑफ मोल्स और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। सही है। अब अगर मान लो आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए निकालना, जिसमें जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी ना के बराबर होंगे। तो उस केस में हम जो ये है इसको कर देंगे नेग्लिजिबल या नेगलेक्ट। ये नेग्लिजिबल है तो एन बी अपॉन एन ए, और एन बी यानी गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, ये आ जाएगा आपका रिलेशन, ये आ जाएगा। तो जो आपका जो ये है ये किसके लिए है? जिसमें ये नेगलेक्ट किया है ये डाइल्यूट के लिए। तो डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपका ये वाला होता है, ये वाला जो रिलेशन है डाइल्यूट के लिए होता है पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी एम ए बाई डब्ल्यू ए, ये होता है डाइल्यूट के लिए। और अगर कंसनट्रेटेड के लिए अगर आपको निकालना है तो पी एस की जगह यहाँ जो पी एस है ये पी नोट ए है, इसकी जगह आप पी एस लिखेंगे, पी नोट ए पी एस इज इक्वल टू यही जो यहाँ चीज़ सेम है वो दोनों के लिए हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आपका आंसर उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये है। यहाँ से आपको पूछा क्या जाएगा वो देखिए। अब आप यहाँ पे आपको वो कहेगा कि भाई
मोलर मास निकालो सॉल्वेंट का या सोल्यूट का, तो यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला मान लो आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। इससे आप मोलर मास निकालना है। इसमें मान लो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो मोलर मास पूछे सोल्यूट का, तो आप एम भी निकाल सकते हो, WA निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। तो आप इससे कुछ भी कैलकुलेट करा सकते हैं आपसे वो। बाकी जो इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो उस केस में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, वो देखना है अब हमें। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अब हम। तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात